नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आपका स्वागत है। आज अगला टेस्ट देखते हैं ज्ञान बिंदु सर का जो डेली टेस्ट सीरीज होता है उसका 26/7/24 वाला जो टेस्ट हुआ है, जो कि है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। प्लस इसमें स्टैटिक्स भी है, ठीक है, प्लस इसमें स्टैटिक्स भी है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को कम समय में हम लोग बढ़िया से डिटेल डिस्कशन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या आता है? जो हमको नेचर से मिला है, यानी जो हमको प्राकृतिक दिया है। दूसरे में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग यानी औद्योगिक। और तीसरे में आता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, यानी सेवा क्षेत्र। अगला देखिएगा, अगला कोई तो इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सेवा में क्या क्या आता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में तो सेवा क्षेत्र आता है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, आप होटल में किसी को सुविधा दे रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में आप अगर किसी को खाना या कुछ दे रहे हैं तो वो एक सेवा है। तो एक और परिवहन संचालन तथा भंडारण कर रहे हैं तो ये आपका जो है ये भी सेवा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला का सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, इसको क्या कहते हैं? देखिए, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब क्या है कि ए माइनस बी, जहाँ पर ए क्या है? ए है विदेश में लोगों द्वारा कमाया गया धन और बी है विदेश में लोगों द्वारा किया गया खर्च। जब इस दोनों को हम घटा देते हैं तो एक वैल्यू आता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। तो जब हम जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ते हैं तो हमको जीएनपी ऑफ मार्केट प्राइस प्राप्त होता है, ठीक है, जीएनपी ऑफ मार्केट प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना चाहता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो जो है अर्थव्यवस्था, वो इकोनॉमी वहाँ का बढ़ेगा या बहुत समृद्ध होगा। तो इसके लिए देखिए, पूंजी उत्पादन पूंजी उत्पाद अनुपात उच्च हो, नहीं, पूंजी उत्पाद अनुपात निम्न हो। हाँ, देखिए, पूंजी उत्पाद मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कम पैसे में बनना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में जोत क्षेत्र में लगातार उपविभाजन का क्या कारण है? देखिए, कृषि भूमि में जो उपविभाजन का मेनली कारण है वो है भूमि पर जनसंख्या का दबाव। आपको पता है, एक जैसे कि बिहार का आप एग्जांपल लेंगे तो बिहार में 1106 वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। इससे हमें यह पता चलता है कि छोटे से जगह पे कितने सारे लोग रह रहे हैं। तो भूमि पर जनसंख्या दबाव सही है। संयुक्त परिवार का वितरण, आपको पता है एक ही फैमिली में अगर एक पिता से 4 बेटे प्राप्त हैं उनको, तो चारों बेटे में एक ही ज़मीन का बंटवारा होगा, भी होगा। उत्तराधिकार का नियम, जी हाँ, उत्तराधिकार का भी नियम होगा क्योंकि हमारे कानून में ये चीज़ लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस योजना के अंतर्गत कृषि का विकास सर्वाधिक रहा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सर्वाधिक रहा है। कई बच्चे इसमें पहला मार्क देंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका हमारा लक्ष्य था कृषि, ठीक है, लेकिन यहीं पे उनका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक जो है कृषि का विकास वो रहा है आपका योजना अवकाश के समय में, जिसको हम वार्षिक योजना कहते हैं, जिस समय में हरित क्रांति आया था, ठीक है, हरित क्रांति आया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। और बात करें सबसे बेकार पंचवर्षीय योजना का, तो सबसे बेकार कौन सा था? तीसरा
पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आपको पता है 1962 में इंडिया पाक युद्ध हो गया और बहुत से कारणों से हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना बहुत हद तक असफल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है MRTP सीमा औद्योगिक नीति 1669 के दौरान लागू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल सही है कि जो आपका है MRTP सीमा औद्योगिक नीति 1969 में लागू किया गया था। औद्योगिक नीति 1986 के द्वारा MRTP सीमा को समाप्त कर दिया गया। देखिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो सरकार का फाउंडेशन है उसको कब ख़त्म किया गया था? उसको ख़त्म किया गया था 1991 की LPG रिफॉर्म में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर इसका जो औद्योगिक नीति है वो 1986 नहीं हो गया, 1991 हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसीलिए यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल मूल्यवर्धक मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? बात करें भारत में योगदानों का, तो सबसे पहले जो है सर्विस सेक्टर है, इसके बाद क्या है सेकेंडरी सेक्टर है, इसके बाद क्या है प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा 54.2% और 29.6% जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा सी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला है पहले वो देखते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय का जो कार्यकाल है वो है 1974 से 1979। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसी समय में जो है कांग्रेस सरकार की पार्टी गिर जाती है और इसके जगह पर जो है जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो ये वो 1978 में ही इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और 1974 में ही वो इसको समाप्त कर देते हैं और वो जो है वो पंचवर्षीय योजना के जगह पर क्या चलाते हैं, तो 20 सूत्री कार्यक्रम वो चलाते हैं। ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1979, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं चल के 4 ही वर्ष चला था। 1978 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और वो 20 सूत्री कार्यक्रम चला रहे थे। देखिए विचार करना है, इस विकास के दौरान, इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, सही है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे, ये भी सही है। इस योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये भी योजना सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75, मतलब हमारे आज़ादी का 75वां जो है दिवस जो हम मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग, देखिए नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग ने वर्ष 2014 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75 नामक रिपोर्ट जारी की है। नहीं, 2014 में नहीं, ये जो है नीति आयोग ने 2018 में ये रिपोर्ट जारी की है। और आपसे पूछा गया है गलत कौन है, तो पहला ही आंसर गलत हो जाएगा। बाकी का आंसर आपका सही है कि इस रिपोर्ट में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया, सही था। इस रिपोर्ट की तुलना भारत छोड़ो आंदोलन से की गई है, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 41 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया है जिसमें विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, देखिए ये एक जो है ये एक प्राइवेट संस्था है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है,
अगला, एंजल निवेश की अवधारणा का प्रतिपादन किस वित्त वर्ष के बजट में किया गया? देखिए, बात करें एंजल निवेश को कौन होते हैं। एंजल निवेश वैसे निवेश होते हैं जो नए स्टार्टअप में पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, तो उनको एंजल निवेश कहते हैं। और उनके लिए जो है बजट का जो प्रतिपादन किया गया था वो वर्ष था 2013-14 का। आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति में पूर्ति कम होने पर संतुलन की कीमत। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मांग बढ़ेगा तो उसका जब भी डिमांड बढ़ेगा तो उसका सप्लाई क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक। तो वैसे तो इसका आंसर बढ़ जाएगा होगा, लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होता है। तो पूर्णतया बेलोचदार मांग वैसा मांग होता है जिसका रेट कितना भी बढ़े कितना भी घटे उससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो जैसे देखिए, नमक हो गया। जो नशेड़ी लोग होते हैं उनके लिए जो नशा का सामान होता है जैसे सिगरेट, दारू, तो ये सब उनके लिए पूर्णतया बेलोचदार मांग है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। एकाधिकार, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा कि मान के चलिए आलू है, ठीक है, आलू के 4 विक्रेता हैं तो वो सब 10-10 रुपये बेच रहे हैं, जैसे कि 10-10 रुपये बेच रहे हैं। फिर भी इनमें अंतर कहाँ आ सकता है? यहाँ पे अंतर आ सकता है प्रोडक्ट के लेवल पे, ठीक है, कि किसी का आलू थोड़ा ख़राब होगा, किसी का बढ़िया होगा। इस तरीके से एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में जो है वहाँ पे थोड़ा सा टसल देखने को या प्रोडक्ट में आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु में डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है TR और -TC। TR की बात करें तो TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और TC का मतलब होता है टोटल कलेक्शन। और TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट होता है। तो TR - TC दृष्टि में उत्पादक संतुलन तब प्राप्त करता है जब क्या होता है? उत्पादन संतुलन तब होगा जब इनका अंतर बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप ही सोचिए ना, आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे तो वही मेमोरी बेस पे ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति तथा कीमत के बीच किस प्रकार से संबंध को बतलाता है? पूर्ति तथा कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध बतलाता है? तो आपको पता है ये डिमांड सप्लाई पे क्वेश्चन है, तो ये धनात्मक संबंध दिखलाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति? देखिए, मौद्रिक नीति जो है वो लाने का काम किसका है? हमारे देश में RBI का है। और मौद्रिक नीति का जो संकुचनशील है मतलब उसको कम करना, ये कैसे होगा? उसका उदाहरण कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित अनुपात कम करना। केंद्रीय बैंक अगर CRR कम कर देगा तो उससे मौद्रिक नीति पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बैंकों के लिए है कि कैश रिजर्व रेशियो जो कि RBI के गाइडलाइन के हिसाब से हर एक बैंकों को अपने पास वो अपना कुछ धन उसका 4% या इस तरीके का अमाउंट जो है RBI के पास जमा करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा पारिवारिक आय के करों में वृद्धि, यहाँ तो कर में वृद्धि कर दिया है तो ये तो और नहीं होगा।
अगला देखते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि। देखिए केंद्रीय बैंक कुछ भी करेगा उससे आरबीआई के द्वारा वो करेगा, लेकिन उससे लोगों को, उससे कोई नॉर्मल जो बैंक है उसको कोई बेनिफिट या लॉस नहीं हो रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को प्रतिभूति बेचा। जी हाँ, आपको पता है कि जब प्रतिभूति का विक्रय या क्रय होता है तो प्रतिभूति को, बॉन्ड को सरकार कम कीमतों पर बेचती है और उस पे जितना पैसा लिखा रहता है एक निश्चित समय के बाद वो सरकार उनको सामने वाले को पे करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सट्टेबाज सट्टेबाज नहीं है? सटोरिया वैसे लोग होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर तेजड़िया मंदड़िया तो नहीं होगा, इसका आंसर ब्रोकर और सेबी दोनों हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विचार करना है कि डिवेंचर एवं बॉन्ड दोनों ही ऋण पत्र हैं। तो डिवेंचर और बॉन्ड जो है वो दोनों ही सच में ऋण पत्र हैं। डिवेंचर हमेशा अंकित मूल्य पर, जबकि बॉन्ड हमेशा कटौती मूल्य पर मिलता है। जी हाँ, डिवेंचर का जो रेट होता है सरकार उस पे एक टैक्स, उस पे सरकार इंटरेस्ट देती है लोगों को, लेकिन वहीं पे अगर हम जब बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड पर सरकार, अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो सरकार उसको 80 में बेचेगी और सपोज़ करिए 2 साल के बाद सरकार उसको 100 रुपये का वैल्यू पे कर रही होगी। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि बॉन्ड का जो एक्चुअल कीमत होता है सरकार उससे कम कीमतों पर बेचती है। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी घाटे में कमी लाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। अगर सरकारी घाटे में कमी लाना है तो उसके लिए उत्तरदायी क्या क्या नहीं होगा दिए गए विकल्प में से। अगर सरकारी घाटा में आपको कमी लाना है तो क्या आप टैक्स को बढ़ाओगे? नहीं, इससे तो घाटा और बढ़ जाएगा। व्यय में कटौती करोगे? देखिए अगर आप टैक्स को ही कम कर दोगे तो लोग आपको टैक्स देंगे नहीं, तो आपका घाटा कैसे कम होगा? तो बी भी गलत है। जीएसटी, फिर यहाँ पे आप जीएसटी बढ़ा रहे हो तो ये भी नहीं होगा। अत्यधिक ऋण, अगर आप अत्यधिक ऋण ले रहे हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये आप समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन समझिए कि सरकारी घाटे में कमी लाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। सीधा क्वेश्चन है कि आप घाटे से निकलना चाहते हैं तो आप क्या नहीं करेंगे? तो हम अगर घाटे से निकलना चाहते हैं तो हम ऋण नहीं लेंगे, बाकी ये सब चीज़ करेंगे। करों में वृद्धि करेंगे, व्यय में कटौती करेंगे, जीएसटी में बढ़ोतरी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि हम कभी भी लोन लेकर के अपना सरकारी घाटा को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में करों का भुगतान करना निम्न में क्या दायित्व है? भारत में करों का जो भुगतान करना है ये हमारा कानूनी दायित्व है। ठीक है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है और भारत के संविधान में 280 में वित्त मंत्रालय की चर्चा है। नीति आयोग के बारे में मैंने बता दिया है कि ये 2015 में योजना आयोग बन गया है और वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ है। भारत को 1991 में जो एलपीजी आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए नीचे दिए गए चारों ऑप्शन तो कारण थे ही, लेकिन उसमें भी सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो उसमें सबसे प्रमुख कारण जो था वो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, बाहरी से जो ऋण मिल रहा था उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा था और इसीलिए हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में लाया।
अगला देखिए अगला क्वेश्चन है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्स का पुस्तक है। ये पुस्तक किसका है? रॉबिन्स का। अगला क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार का बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो बिहार में औद्योगिक तो है नहीं जो औद्योगिक बेरोजगारी होगा, चक्रीय बेरोजगारी भी नहीं है। इसका आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? अदृश्य बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमको कहाँ देखने को मिलता है? कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि जहाँ 2 आदमी से उत्पादन अगर 10 कुंटल होगा, वहाँ पे 50 आदमी लगे रहते हैं और फिर भी उत्पादन भी जो है वो 2 कुंटल ही होता है, 10 कुंटल ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं इमैनुअल सोबरेन। हाल ही में अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में रूस ने किस देश में आतंकवादियों को सूची से हटाने की घोषणा किया है? तो वो तालिबान का। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जा रहा है रिलायंस के द्वारा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहली विदेशी परियोजना शुरू की है? तो उन्होंने शुरू किया है ओमान में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो वो हो जाएगा आपका जिबूती। कितने नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो ड्रोन दीवार बना रहे हैं रूस के खिलाफ 6 नाटो के देश मिलकर। T20 विश्व कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? मतलब वो तो अभी ख़त्म भी हो गया। तो T20 विश्व कप 2024 जो है वो शुरू हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, और इंडिया ने जीता इसको। और जो हारने वाली टीम कौन थी? साउथ अफ्रीका। किस देश के चांग 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो चीन का। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? तो केरला में। अडानी पोर्ट्स किस देश के दार एस सलमा बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का 30 साल तक प्रबंधन करेगा? यानी दार एस समला बंदरगाह जो है किस देश में है जिसका अधिग्रहण अडानी ने किया है? तो ये है आपका है तंजानिया में। ठीक है, WHO किस संस्था को नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उन फाउंडेशन का नाम है निमहंस। टाइम्स मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों का लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी है, टाटा ग्रुप भी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 देखिए, रेड फ्लैग 2024 अभ्यास आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। अमेरिका में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो ब्रिटेन से। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट की बात करें तो सीटों की संख्या 60 है और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है सिक्किम हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है डीपी मनु ने। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है? तो रियल मैड्रिड ने लगातार 15वीं बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर्स का और कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन भी थे, जैसे दिवस सबसे क्वेश्चन थे, उनको हमने देखा। हमारा जो टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमको यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से जल्दी कम समय में सारे प्रश्नों को करवाना है और उसके अगल बगल के फैक्ट को भी बताना है। तो चलिए आप लोग देखिए अच्छे से, बार बार रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।